अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रहा था, स्क्रीन जो मैंने शेयर किया था व्हाइट बोर्ड पे, अब वो है कि नहीं? अच्छा, उसमें ये चीज मैंने बताई थी आपको कंट्रक्चर की। ठीक है, जहां तक मैंने बताया था वहां तक समझ आया आप लोगों को, समझ नहीं आया? यस सर, समझ आया। अच्छा, कंट्रक्चर का मतलब ये होता है ना कि मसल जो है ना अपनी, लेट सपोज नॉर्मल मसल की लेंथ ये है, ठीक है, वो कंट्रैक्टेड फॉर्म में पड़ा रहे बहुत ज्यादा टाइम तक, तो उसका साइज इस तरह हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रिकली बहुत टाइम तक कंट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा। फिर जब आप इस मसल को अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, यानी नी एक्सटेंडेड है ना, एक बंदे का स्ट्रोक पेशेंट है, वो बेड पे सीधा लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, एक महीना गुजर गया, दो गुजर गए, उसके बाद उसका मसल इस फॉर्म में होगा। जब आप उसकी नी बेंड करना चाहेंगे और हैमस्ट्रिंग की कंट्रैक्शन करवाना चाहेंगे तो उसकी नी बेंड नहीं होगी। समझ आ रही है बात की? जी सर। सर तो ये कंट्रक्चर की क्या चीज क्या है? इमोबिलिटी है, कंट्रक्चर का कॉज है इमोबिलिटी। चलना फिरना नहीं है, जी बेड सर। पे एक ही पोजीशन में मसल पड़ा हुआ है, बस वो उसी पोजीशन में छोटा हो गया। फिर अच्छा, अब ये कंट्रक्चर के प्रिवेंशन के लिए पैसिव एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे हैं। आप पैसिव एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ना, बंदा बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता, लेकिन आप मूवमेंट करवा रहे हैं तो फायदा यह होगा कि मसल एक पोजीशन में पड़ा नहीं रहेगा, मसल मूव होता रहेगा। समझ आ रही है बात की? तो मसल की मूवमेंट से फायदा यह होगा, कंट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। तो एक फायदा तो इसका ये है। दूसरा फायदा उसका वो था, ठीक है, मसल कंट्रक्शन के बेनिफिट्स में ये चीज एक आ गई। इसके अलावा मैंने आपको क्या चीज बताई थी, इंजरी की रिकवरी में बहुत बड़ा इसका काम है, और दूसरा इसका काम कंट्रक्चर में बहुत ज्यादा। और भी फायदे इसके, वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन दो मेजर फायदे ये हैं। ठीक है, अब मैं आपको यस सर। ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, स्लाइड्स की तरफ मैं बाद में जाता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, स्लाइड्स में आपको आसानी से समझ आ जाएगी। सॉरी, अब मैं बताता हूँ कि जो पैसिव एक्सरसाइजेस हैं इसके कितने टाइप हैं, इसके टाइप क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ पैसिव एक्सरसाइजेस, टाइप्स ऑफ पैसिव एक्सरसाइजेस, इसके तीन टाइप हैं, ये समझना जरूरी है। ठीक है, टाइप नंबर वन है एक्सेसरी। ठीक है, टाइप नंबर टू जो है दैट इज फोर्स्ड, और टाइप नंबर थ्री जो है दैट इज नोन एज मैकेनिकल। यानी पैसिव एक्सरसाइजेस एक्सेसरी भी हो सकती हैं, पैसिव एक्सरसाइजेस फोर्स्ड भी हो सकती हैं, और पैसिव एक्सरसाइजेस मैकेनिकल भी हो सकती हैं। अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या लॉजिक है, कि फोर्स्ड क्या है, एक्सेसरी क्या है, ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये मिटा दूं मैं? जी यस सर। सर। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सेसरी। एक्सेसरी क्या है? नंबर वन वाज एक्सेसरी पैसिव एक्सरसाइज। ये वो पैसिव एक्सरसाइज है जो फुल रेंज ऑफ मोशन पे परफॉर्म हो रही हो। यानी शोल्डर है आपके पास, लेट सपोज शोल्डर की जो नॉर्मल रेंज है वो 0 से 180 डिग्री तक है। ठीक है, आप 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक मूवमेंट कर रहे हैं अपने जोर पे, पेशेंट का जॉइंट फुल रेंज ऑफ मोशन पे मूव कर रहे हैं। इस किस्म की पैसिव एक्सरसाइज को आप क्या कह सकते हैं? एक्सेसरी पैसिव एक्सरसाइज। जॉइंट फुल रेंज ऑफ मोशन पे मूव हो रहा है, 0 से 180 तक हो रहा है, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं आ रहा। इस किस्म की पैसिव एक्सरसाइज को हम कहेंगे एक्सेसरी पैसिव एक्सरसाइज। क्लियर है ये चीज? यस सर। अच्छा, अब दूसरी टाइप इसमें जो है ये है फोर्स्ड पैसिव एक्सरसाइज। फोर्स्ड पैसिव एक्सरसाइज की मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कंट्रैक्चर। ठीक है, अब एक बंदा है, लेट सपोज फॉलेज का पेशेंट है, वो आपके पास 6 महीने के बाद आया फिजियोथेरेपी के लिए, और उसमें शोल्डर में कंट्रैक्चर ऑलरेडी बना हुआ है। कंट्रैक्चर क्या था? शॉर्टनिंग। समझ आ रही है बात की? अब यस सर। शोल्डर की रेंज आपके पास कितनी रह गई है? लेट सपोज, सॉरी ये दूसरा बटन दब गया।
शोल्डर की रेंज आपके पास रह गई है, यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूं तो शोल्डर का जो रेंज आपके पास बच गया है आफ्टर कंट्रक्चर, मसल शॉर्ट हो चुका है। अब आपका जो पेशेंट है जिसका हाथ 0 से 180 तक मूव होना चाहिए, बट वो 0 से 90 डिग्री तक मूव हो सक रहा है, इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही। जब आप 90 डिग्री से ऊपर मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे तो जोर लगेगा, ठीक है। 0 से 90 से ऊपर मूव होता ही नहीं, लेकिन अगर आप 90 से ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको आप क्या कहेंगे, फोर्स्ड पैसिव एक्सरसाइज। समझ आ रही है? यस सर। यस हालांकि एक्चुअली इसका ज्वाइंट 180 डिग्री तक मूव होना चाहिए, और हमारा टारगेट क्या है कि हम ज्वाइंट को 180 तक मूव करवाएं। जब तक इसका ज्वाइंट 180 डिग्री तक नहीं जाएगा, ये बंदा अपनी एक्टिविटी सही परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो हमें 180 तक पहुंचाने के लिए इसका ज्वाइंट 90 डिग्री से ऊपर लेके जरूर जाना पड़ेगा। समझ आइए बात की। लेकिन जब आप 90 से ऊपर जाएंगे तो पेन भी होगा और मूवमेंट हो भी नहीं रही होगी। सो ये स्टेप बाय स्टेप, महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में शायद 90 से 180 डिग्री तक पहुंच जाए। सही है? तो इस किस्म की पैसिव एक्सरसाइज को आप फोर्स्ड पैसिव एक्सरसाइज कहते हैं। क्लियर है ये चीज? यस सर। सर अच्छा, अब तीसरी किस्म की जो आपके पास पैसिव एक्सरसाइज है, दैट इज मैकेनिकल पैसिव एक्सरसाइज। ये मैं यहाँ पे बताता हूँ। मैकेनिकल पैसिव एक्सरसाइज ये है, थर्ड जो आपके पास था, दैट वाज मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब ये है कोई ऐसी मशीन जो कि एक्सेसरी या फोर्स्ड पैसिव एक्सरसाइज करवा रही हो। मशीन, आप नहीं, एनी डिवाइस। ऐसी कोई डिवाइस जो या तो एक्सेसरी करवा रही है या फोर्स करवा रही है। समझ आ रही है बात की? इसमें आपका फोर्स इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसमें मशीन का फोर्स इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो मशीन है या डिवाइस है, इसको हम कहते हैं CPM। CPM का मतलब है कंटिन्यूस पैसिव मोशन। ठीक है, एक मशीन है जिसमें आप कुछ रेंज ऑफ मोशन फिट कर देते हैं कि जी 90 डिग्री तक मूवमेंट हो, इससे ज्यादा ना हो, फिर आप कहते हैं कि 120 तक हो, इससे ज्यादा ना हो। वो मशीन ऑटोमेटिकली मूवमेंट करवा रही होती है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? यस सर यस सर। गुड, हो गया। अच्छा, अब आपको इसके कुछ बेनिफिट्स का भी पता चल गया, आपको इसके टाइप का भी पता चल गया। अब मैं इसमें सिर्फ एक चीज में मेंशन करता हूँ, फिर मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि पैसिव एक्सरसाइजेस के डिसएडवांटेज क्या हैं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इसमें पैसिव एक्सरसाइज में सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है, वो मैं बताता हूँ आपको कि डिसएडवांटेज क्या है इसमें। डिसएडवांटेज या डिसएडवांटेज कर देते हैं, चलो। डिसएडवांटेज ऑफ पैसिव एक्सरसाइज, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज हमारे सामने आता है, दैट इज थ्रू पैसिव एक्सरसाइजेस यू कैन नॉट improve muscle strength। अगर आप टेक्निकली सोचें ना, तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन में मसल की अपनी पावर यूज नहीं हो रही, आपकी पावर यूज हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू पैसिव एक्सरसाइज, इसमें मसल की स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होगी, पेशेंट जिस पे आप अप्लाई करें उसकी मसल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी। समझ आइए बात की? नो सर देखो, एक होती है एक्टिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट में क्या होता है कि आपका मसल खुद ही कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है अपनी मर्जी से। उसमें मैंने आपको मसल टेंशन, मसल टोन बताया था कि आपकी मसल के अंदर कुछ कंट्रैक्शन हो रही होती है ऑटोमेटिकली, और जब आप कोई कोई चीज उठाते हैं या वजन उठाते हैं या हाथ मूव कर रहे होते हैं,
तो आपके मसल में पावर आहिस्ता 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 ज्यादा हो रही हो। लेकिन एक अगर हम फॉलेज वाले बंदे की बात करें ना, जिस बंदे को फॉलेज हो या स्ट्रोक हो, तो उस बंदे में तो मसल टोन है ही नहीं ना। मसल के अंदर जो टेंशन होती है, जो कि इवन रिलैक्स पोजीशन में भी होती है, वो तो नहीं है। अब मूवमेंट इस पे आप बाहर से कर रहे हैं, आप अपनी फोर्स लगा के इस बंदे का हाथ या पांव मूव कर रहे हैं। अब अपनी फोर्स लगा के किसी दूसरे का हाथ या पांव मूव करने का मतलब यह है कि उसका जो अपना मसल है वो तो मूवमेंट कर ही नहीं सकता, आप मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये चीज दोनों इक्वल हैं। उसके मसल में मूवमेंट खुद से जनरेट नहीं हो रही, आप जनरेट कर रहे हैं, तो उसके मसल में पावर भी जनरेट नहीं हो रही है। अब समझ आइए बात की। यस सर। सो ये इसका बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है पैसिव एक्सरसाइज का। पैसिव एक्सरसाइज से आप कंट्रक्चर इंप्रूव कर सकते हैं, पैसिव एक्सरसाइज से आप ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन पैसिव एक्सरसाइज से आप किसी दूसरे बंदे की मसल पावर को इंप्रूव नहीं कर सकते। ठीक है ना? यस सर। चले अब इस तरह का काम करते हैं कि ये पैसिव एक्सरसाइजेस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ये समझना जरूरी था आप लोगों के लिए, तभी मैंने ये किया है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। अब मैं आप लोगों को स्लाइड्स दिखाता हूँ, इसकी स्लाइड्स, ठीक है? अब आप लोगों को पैसिव एक्सरसाइज की बिल्कुल जबरदस्त समझ आएगी। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है? और इसको क्लोज करने के बाद मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ये आप लोगों को स्लाइड नजर आना शुरू हो गई है? जी सर। यस सर। गुड। पैसिव एक्सरसाइजेस, स्लाइड नंबर 1। डेफिनेशन क्या है? The movements are produced by an external force during muscle inactivity or when range of motion is reduced for any cause. अब इसमें range of motion is reduced for any cause का मतलब यह है if there is a contracture. मैंने आप लोगों को forced passive exercise के बारे में बताया था ना अभी। forced passive exercise में क्या था कि अगर आपका joint की रेंज लेट सपोज 100 डिग्री है और आपका जॉइंट किसी वजह से 80 डिग्री से ज्यादा मूव नहीं हो सक रहा है, तो फिर आप क्या करते हैं, उससे ऊपर आप मूवमेंट कर रहे होते हैं जबरदस्ती जोर से, जिसको हम कहते हैं फोर्स्ड पैसिव एक्सरसाइज। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? कैरिड आउट ईदर बाय द थेरेपिस्ट और अ मशीन। अगर ये थेरेपिस्ट या आप खुद से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक्सेसरी भी हो सकती है पैसिव एक्सरसाइज और वो फोर्स भी हो सकती है। लेकिन अगर वो मशीन अप्लाई कर रही है तो उसको हम मैकेनिकल पैसिव एक्सरसाइज कहते हैं। ठीक है? अब इसकी पैसिव एक्सरसाइजेस की इंडिकेशंस का मतलब यह है कि पैसिव एक्सरसाइज आप किस किस बंदे पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसकी पहली इंडिकेशन क्या है? इन एक्यूट इन्फ्लेम्ड टिश्यू वेयर एक्टिव मूवमेंट इज पेनफुल। एक्यूट कंडीशन के बारे में मैंने आपको समझाया है कि वो इंजरी जो फ्रेश हो। फ्रेश इंजरी में जब बंदा मूवमेंट कर रहा होता है, पेनफुल होती है, तो अगर आप पैसिव एक्सरसाइज दे दें या आप मूवमेंट करवाएं उस पर, तो पेन भी नहीं होगा और स्वेलिंग भी ज्यादा नहीं होगी। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, इन कोमाटोज पैरालिटिक और कंप्लीट बेड रिडन पेशेंट। कोमा की हालत में बंदा नहीं हिल सकता, कोई भी हरकत नहीं कर सकता, उस सिचुएशन में आप मूवमेंट दे रहे होंगे। पैरालाइज जो हो जाता है वो मूवमेंट ज्यादातर नहीं कर सकता, आप मूवमेंट दे रहे होंगे। कंप्लीट बेड रिडन पेशेंट जो कि 2 साल से बेड पे पड़ा हुआ है, वो चल नहीं सकता, उसको आप मूवमेंट देंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है? इन मसल री एजुकेशन एज अ फर्स्ट स्टेप। मसल री एजुकेशन का मतलब ये है कि लेट सपोज आप हैं जिम के अंदर, ठीक है? आप किसी बंदे को बाइसेप की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, उसके जिम आने का पहला दिन है, तो आप उसका हाथ पकड़ के उसको बता दें कि तुमने डंबल कैसे उठाना है। अगर आप उस पर मूवमेंट एक 10 दफा परफॉर्म कर लें तो वो मूवमेंट का जो पैटर्न है वो सीख जाएगा, उसके बाद वो खुद से करना शुरू हो जाएगा। समझ आइए बात की? जी सर। तो ये इसकी इंडिकेशंस हैं। इन सिचुएशंस के अंदर आप पैसिव एक्सरसाइजेस दूसरे बंदे पे कराते हैं। अब हम आगे जाते हैं, गोल्स एंड यूजेस।
इसका पहला जो फायदा है वो क्या है? मेंटेन जॉइंट एंड कनेक्टिव टिश्यू मोबिलिटी। जॉइंट एंड कनेक्टिव टिश्यू मोबिलिटी का मैंने आपको समझाया था कि अगर एक मसल ज्यादा टाइम तक एक पोजीशन में पड़ रहे तो आपका जो मसल है वो शॉर्ट हो जाता है, और मसल शॉर्ट हो जाने की वजह से कंट्रैक्चर बनता है, और कंट्रैक्चर की वजह से आपकी फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं आ रही होती। तो अगर आप ये परफॉर्म कर रहे हैं तो वो वाला कंट्रैक्चर वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है मेंटेन फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। मसल आपका विस्को इलास्टिक है, ये स्ट्रेच भी हो सकता है, ये शॉर्ट भी हो सकता है, इसमें कोसेंट्रिक कंट्रैक्शन भी हो सकती है, इसेंट्रिक भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल है। अगर एक मसल में कोसेंट्रिक कंट्रैक्शन ज्यादा हो गई है और ज्यादा टाइम तक मसल में कोसेंट्रिक कंट्रैक्शन ही हो रही है तो मसल कोसेंट्रिक शेप अपना लेगा और वो इसेंट्रिक पोजीशन में नहीं जाएगा, यानी शॉर्टन हो जाएगा, लेंथन नहीं होगा। अगर आप ये पैसिव एक्सरसाइज कराते रहेंगे तो उसमें वो वाला प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। असिस्ट सर्कुलेशन एंड एनहांस साइनोवियल मूवमेंट, वही बात मैंने बताई, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगी, इंजरी जल्दी हील होना शुरू हो जाएगी। चौथा पॉइंट यह है मेंटेन रेंज ऑफ मोशन एंड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ एडाहेजन्स। रेंज ऑफ मोशन अच्छा हो जाएगा। किसी बंदे में कंट्रैक्चर बना हुआ है, अगर आप उसको पैसिव एक्सरसाइज कराते हैं तो रेंज ऑफ मोशन ज्यादा हो जाएगा उसका। डिक्रीज और इनहिबिट पेन, पैसिव एक्सरसाइज के थ्रू आप किसी बंदे में पेन की जो क्वांटिटी है उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे कम करते हैं ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये मैं कभी आपको बताऊंगा दोबारा। मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली आप लोगों ने अगर पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पेन गेट थ्योरी के बारे में पढ़ा है? No, sir. No, sir. अच्छा, मैं बताता हूँ। ये स्लाइड मैं शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, ये आप लोग सर्च भी कर लें गूगल पे, पेन गेट थ्योरी, जिसको हम कह सकते हैं पी, मैंने शॉर्टकट में लिखा है PGT, पेन गेट थ्योरी। ठीक है, अब पेन गेट थ्योरी क्या बताती है आपको? आपकी स्पाइनल कॉर्ड में एक इलाका है जिसको हम कहते हैं सबस्टेंशिया जेलुटिनोसा। زي ما ورشته زي ورشته زي ما قاعد زينه. अच्छा, बोलना नहीं है बीच में। पेन गेट थ्योरी ये बताती है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक सेल है या एक एरिया है जिसको हम कहते हैं सबस्टेंशिया जेलिटोनोसा। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये इलाका है, ये आपकी बॉडी में जितने भी पेन के जो पाथवेज है ना, पेन डिटेक्ट करता है, वो ये इलाका करता है, सबस्टेंशिया जेलिटोनोसा करता है। अब इसमें दो फाइबर होते हैं, एक एफरेंट फाइबर होता है और एक इफरेंट फाइबर, जैसे हमने पढ़ा था मसल रिफ्लेक्स के अंदर। एफरेंट फाइबर सेंसरी होता है, इफरेंट फाइबर मोटर होता है। ठीक है, आप अब इस तरह का काम कर सकते हैं ना कि आप बॉडी के अंदर ये जो पेन गेट का जो रास्ता है ना, इसको आप चेंज कर सकते हैं, यानी पेन की सेंसेशन को आप चेंज करवा सकते हैं किसी तरीके से। वो कैसे आप कर सकते हैं? वाइब्रेशन से, रबिंग से, हीट से और कोल्ड से। ये 3-4 चीजें हैं, अगर आप किसी बंदे पे अप्लाई करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस बंदे का जो पेन का जो पाथवे है वो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर कभी नोटिस किया हो, जिस बंदे को चोट लगती है या वो जमीन पे गिर जाता है तो पहला काम क्या करता है, जो जगह दुखी होती है उसको रब करना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऐसे ही है ना कि नहीं? यस सर। तो रब करने से Yes. ये होता है ना कि जो आपका जो प्राइमरी जो पेन का जो पाथवे है वो चेंज हो जाता है, रबिंग की वजह से पेन आपका कम हो जाता है। और दूसरी चीज अगर आप नोट करें, अगर आप किसी को पैसिव एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं तो अंदर मसल जो आपका है, मसल में एक आर्टिफिशियल रबिंग हो रही है। किसी बंदे का हाथ नहीं मूव हो सकता, या हाथ मूव करते हुए, एक्टिव मूवमेंट करते हुए मसल कंट्रक्शन की वजह से पेन हो रहा है, आप पैसिव एक्सरसाइज करा रहे हैं तो उसका हाथ मूव होने की वजह से उसके मसल में एक रबिंग हो रही है, उसकी वजह से भी पेन कम हो जाएगा। समझ आ रही है बात की? तो ये जो आपके पास जो सारा सिनेरियो है पेन गेट थ्योरी इसमें आती है।
ये मैंने शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन रिकमेंड मैं ये करता हूँ कि आप ये पेन गेट थ्योरी जो है एक दफा गूगल पे देख लें, ठीक है, तो आपको उसकी जरा सी और भी अच्छी समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि जिसमें आपने पैसिव एक्सरसाइजेस नहीं देने, या ऐसे कौन से कंडीशन है इसमें पैसिव एक्सरसाइज मना है। इसमें पहली चीज जो लिखी हुई है वो है इमीडिएटली आफ्टर एक्यूट टियर, फ्रैक्चर एंड सर्जरी। फ्रैक्चर होने के बाद आपने पैसिव एक्सरसाइज नहीं देना, सर्जरी के फौरन बाद पैसिव एक्सरसाइज नहीं देना, और एक्यूट टीयर्स, मसल फट गया आपका, लेट सपोज आपके पास पेशेंट आया, उसका कल मसल फट चुका है और आप उस पर पैसिव एक्सरसाइज करें तो मसल आप और फाड़ रहे हैं उसका। समझ आ रही है बात की? सर स्क्रीन क्या चीज? स्लाइड शो नहीं हो रहा है स्क्रीन सर। शेयर नहीं हो रही सर। स्क्रीन तो मैंने शेयर किया हुआ है, मैं फिर से कर देता हूँ। एक सेकंड आप रुक जाए। अब स्क्रीन शेयर हुआ है? यस सर। ठीक है, इसका मैं स्क्रीन साइज बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, कॉन्ट्राइंडिकेशंस नंबर 1, फ्रैक्चर, सर्जरी एंड एक्यूट टीयर्स। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ डीवीटी, इसके बारे में पता है आपको? मैंने बताया था शायद। नो सर। डीवीटी का आप लोगों में से किसी को भी नहीं पता क्या है ये? नो सर। फिर मैं जाता हूँ व्हाइट बोर्ड पर, ये देखें, डीवीटी, सही है, डी वी टी, डी फॉर डीप, वी फॉर वीनस, टी फॉर थ्रोम्बोसिस। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, इसका मतलब क्या है कि आपकी किसी वेन के अंदर, ये एक वेन है, इसके अंदर कोई क्लॉट है, समझ आ रही है? थ्रोम्बोसिस को हम क्या कहते हैं? थ्रम्बस कहते हैं हम क्लॉट को। अगर किसी की वेन के अंदर कोई क्लॉट है और आप पैसिव एक्सरसाइज दे रहे हैं, तो पैसिव एक्सरसाइज करने की वजह से क्या होगा, इस वेन पे जोर आएगा, ठीक है, और ये क्लॉट यहां से टूट जाएगा। ये क्लॉट यहां से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये क्लॉट आपकी इसी वेन में मूव करता 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 हो सकता है कि आपके हार्ट की तरफ चला जाए, हो सकता है ब्रेन की तरफ चला जाए, हो सकता है लंग्स की तरफ चला जाए। अगर ये क्लॉट आपके लंग्स में गया तो आप सांस नहीं ले सकेंगे। ये क्लॉट आपके हार्ट में चला गया तो आपका हार्ट ब्लड पंप नहीं कर सकेगा। ये क्लॉट आपके ब्रेन में गया तो फॉलेज हो जाएगा, स्ट्रोक। समझ आइए बात की? यस Yes, सर। sir. तो ये डीप वेनस थ्रोम्बोसिस एक कंडीशन है जो कि ज्यादातर उन लोगों में होती है जो ज्यादा अरसे तक बेड पे पड़े रहते हैं, जिनकी मूवमेंट नहीं होती है। समझ आ रही है बात की? सो पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का जो प्रॉब्लम है, ये 65 70 प्लस लोगों में हो सकता है। सही है? तो जिन लोगों में डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का कोई इशू हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो, तो उस बंदे में आपने पैसिव एक्सरसाइज नहीं करानी होती, क्योंकि पैसिव एक्सरसाइज करने से ये क्लॉट शायद टूट जाए, लंग्स में, हार्ट में या ब्रेन में कहीं भी चला जाए, और इन तीनों में से जहां पे जाएगा बंदा मरेगा। क्लियर है ये चीज? जी सर। सो डीवीटी की Yes, sir. कहानी,
डीवीटी की ये कहानी है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ स्लाइड्स का। ये ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट इसमें जो है शार्प एंड एक्यूट जॉइंट पेन, इसमें आप ऐसे एक्सरसाइज नहीं करा सकते। तो चौथा पॉइंट ये व्हेन मोशन डिसरप्ट्स द हीलिंग प्रोसेस, ये मैंने आपको एक्यूट इंजरी में पहले समझाया है अभी, सही है ना? इसको दोबारा समझाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। पांचवा पॉइंट इसमें क्या है, व्हेन बोनी ब्लॉक लिमिट्स जॉइंट मोशन। बोनी ब्लॉक क्या होता है? एक बंदे की हड्डी टूट गई है, उस हड्डी का एक टुकड़ा एक ऐसी जगह पे चला गया जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो रही है। सो वो हर बंदे को समझ आ जाती है कि ये फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर में बोनी ब्लॉक प्रॉब्लम आता है। पांचवा इसमें क्या है, एक्यूट इन्फेक्शन अराउंड द जॉइंट। एक्यूट इन्फेक्शन मतलब फ्रेश इन्फेक्शन है जॉइंट के इर्द गिर्द, उसकी वजह से भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर ये आप क्या करते हैं, परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक हो गया? यहाँ तक Yes, कोई इशू sir. तो नहीं है? No, sir. अच्छा, मैं इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो टाइम लिमिट पूरी हो रही है। और मैं आप लोगों को एक और लिंक भेजता हूँ, आप लोग उस पर ज्वाइन करें, ठीक है? Yes, sir. मैं आता हूँ, मैं दूसरा लिंक जनरेट Okay, करता हूँ, sir. मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ।